पहाड़ की खबरों में सबसे पहले आपको बता रहे हैं चक्राता की खबर, जहां पर सुजो गांव से ये खबर आ रही है। जंगल की आग लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आग ने एक पशुशाला को अपनी चपेट में ले रखा है। 6 बकरियां जलकर मर चुकी हैं। साथ ही वहां रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि जंगल में लगी आग धीरे धीरे छानी तक पहुंची है और पूरा छानी आग के आगोश में आ गया है। ग्रामीणों के प्रयास के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। किशन जोशी और जानकारी देंगे। किशन जोशी, क्या इस समय भी आग लगी हुई है और जो पशु वहां फंसे हुए थे, क्या उनको बचाया जा सका है? देखिए कंचन, इस बार जो है सर्दियों में ही जंगलों की आग जो है बिकराल होने लगी है, जबकि 15 फरवरी के बाद जो है जंगलों में आग लगने का सीजन वन विभाग द्वारा माना जाता था। लेकिन इस बार सर्दियों में न तो बर्फबारी हुई न बारिश हुई, जिससे जो है पूरा इलाका ड्राई हो गया है और जगह जगह जो है जंगलों में आग भड़क रही है। अल्मोड़ा जिले की ठीक है, बने रहिए किशन, मैं लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ा अपडेट इससे जुड़ा दे देते हैं कि अल्मोड़ा जिले में फायर सीजन शुरू होने से पहले ही जंगल जलना शुरू हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे थे। आपको यहाँ जानकारी देते हैं कि ताकुला, सितला खेत, चौकुटिया में जंगलों में आग लगी है। कुछ स्थानों पर वन विभाग और स्थानीय लोगों ने आग बुझाई, तो कुछ स्थानों पर अभी भी आग लगी हुई है। वन विभाग इस बार एक्टिव क्रू स्टेशंस बनाकर फायर वॉचर्स को ट्रेनिंग देने का दावा कर रहा है। कम बारिश और बर्फबारी भी सर्दियों में जंगलों में आग का कारण बन रही है। अब लेते हैं इस पर जानकारी किशन जोशी से। किशन जोशी, अपनी बात पूरी करिए आप। देखिए, वाकई में ये चौंकाने वाली बात है कि अभी तो सीजन भी नहीं आया है आग लगने की घटनाओं का, और अभी सर्दियां भी खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन उससे पहले ही ये जो जंगलों की आग है ये परेशान कर रही है। 15 फरवरी के बाद वन विभाग मानता था कि जंगलों में आग का फायर सीजन शुरू होता है, लेकिन इस बार दिसंबर जनवरी में जो है और फरवरी में किसी तरह की बारिश लगभग नाम मात्र की हुई और जहां बर्फबारी होती थी बर्फबारी नहीं हुई है, जिससे पूरा इलाका ड्राई होने से जंगलों में आग की घटनाएं दिसंबर, जनवरी और फरवरी में भी जो है जारी है। इस बार फरवरी अगर 10-11 की बात करें तो तेजी से कम आधा दर्जन जंगलों में अभी भी आग लगी हुई है। कुछ जगह ग्रामीण जो है आग को बुझा रहे हैं क्योंकि आबादी की तरफ आग आ रही है। उसका एक मुख्य कारण ये भी माना जा रहा है, पहले से जो है जंगलों में घास को जो है काटा जाता था, जानवर अधिक लोग पालते थे, लेकिन गांव से जो प्लान हुआ उसका मुख्य कारण रहा कि घास की कटिंग कहीं पर भी नहीं है और हल्के से में पूरा इलाका ड्राई होने से पूरे जंगलों की आग आबादी तक पहुंच रही, जो आने वाले भविष्य के लिए बड़ा खतरा हो सकता है कि अभी तो फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून में ये आग कितना विकराल रूप लेगी। कंचन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए किशन जोशी। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर फायर सीजन को लेकर वन विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने इस बार फायर सीजन में 143 क्रू स्टेशंस बनाकर उनमें उपकरणों के साथ ही स्टाफ की तैनाती कर दी है। करीब 300 रेगुलर कर्मचारी इस बार आग बुझाने के लिए तैनात रहेंगे। इसके साथ ही फॉरेस्ट फायर ऐप से बराबर आग की घटनाओं की अपडेट मिलती रहेगी। उत्तरकाशी में कुल 86% भूभाग में वन क्षेत्र फैला हुआ है, जहां करीब 90,000 हेक्टेयर भूमि में चीड़ का जंगल है। वन विभाग के डीएफओ ने कहा है कि ज्वलनशील चीड़ के वन क्षेत्र में आग की घटनाओं को रोकना वन विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है। उत्तरकाशी डिवीजन में अगर आप जनपद उत्तरकाशी में देखें तो जनपद उत्तरकाशी में करीबन जो टोटल हमारी एरिया है उसका 86% फॉरेस्ट है, और उसे 86% फॉरेस्ट में करीबन 90,000 हेक्टेयर जो है चीड़ के जंगल हैं, जिनमें कि पिरूल के कारण वनाग्नि का खतरा रहता है। इस वनाग्नि को फेस करने के लिए इस समय हमने पूरे जनपद में करीबन 143 क्रू स्टेशंस बनाए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। चारधाम यात्रा के पहले महीने में वीवीआईपी और वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया है कि उत्तराखंड की मुख्य सचिव की तरफ से सभी राज्यों के मुख्य सचिव को लेटर भेजा जा चुका है और लेटर में लिखा गया है कि यात्रा के पहले महीने में किसी भी वीआईपी को दर्शन के लिए नहीं आने दिया जाए। हालांकि कोई आम आदमी की तरह दर्शन के लिए आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन किसी को भी वीवीआईपी एंट्री नहीं दी जाएगी, वीआईपी एंट्री नहीं दी जाएगी और ना ही कोई खास प्रोटोकॉल दिया जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर है। तो जो लोग मन बनाए बैठे थे कि वीआईपी दर्शन करेंगे, वीवीआईपी दर्शन करेंगे, अब देखिए
ये एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं चार धाम यात्रा से जुड़ा हुआ। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। संसद भवन के अंदर की ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर महेंद्र भट्ट ने मुलाकात की अमित शाह के साथ और इस दौरान उन्होंने दिल्ली चुनाव जीत पर बधाई भी दी गृह मंत्री को। उत्तराखंड के समसामयिक मुद्दों पर बातचीत की गई है। कांग्रेस नेता हरीश रावत उत्तराखंड में अक्सर मुख्यमंत्रियों की तारीफ करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को विपक्ष को रौंदने वाला प्रचारक बता दिया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? देखिए रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस नेता हरीश रावत ने 24 घंटे में 2 सोशल मीडिया पोस्ट किए। दोनों पोस्ट में एक बात कॉमन है कि दोनों पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र है। पहली पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा में कौन ज्यादा हिटर है, ये बात हरीश रावत ने लिखी। दूसरे पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री ने हालात को चिंताजनक बताया और लिखा कि बीजेपी के पास इस समय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के रूप में विपक्ष को रौंद देने वाले जबरदस्त प्रचारक हैं। दिल्ली जीते उससे पहले बिहार की तैयारी, ये है आज की बीजेपी। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ लड़ रहे हैं और ऐसे में हरीश रावत की तरफ से रौंदने वाले प्रचारक की बात देश में कांग्रेस के भविष्य और नेतृत्व पर कई सवाल खड़े करती है। वहीं हरीश रावत की बात से कांग्रेस के नए पुराने नेता ही इत्तेफाक नहीं रखते। हमारे पास जहां तक लीडरशिप की बात है कोई कमी नहीं है, कोई वैक्यूम नहीं है। राव जी के कोई बात उन्होंने कही है, उस पर मैं कोई बात कहूं तो कदापि उचित नहीं है। हरीश रावत जी ये कहना चाहते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इतने अच्छे प्रचारक हैं कि उनके आगे राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी की जो उन्होंने कैंपेन किया वो थोड़ा कम था। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें कार्यकर्ताओं का जो है मनोबल गिराने का कार्य करती हैं और इस समय मुझे लगता है वरिष्ठ नेताओं को ऐसी बयानबाजियों से दूर रहना चाहिए। दिल्ली चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करना कांग्रेस नेताओं के गले नहीं उतर रहा, तो बीजेपी कांग्रेस के मंझे हुए नेता हरीश रावत के बयान से खासी खुश है। बीजेपी के मुताबिक हरीश रावत को कांग्रेस का भविष्य दिख रहा है और साथ ही साथ ये भी कह दिया बीजेपी ने कि 2027 से पहले हरीश रावत कहीं उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी में ही शामिल न हो जाएं। माननीय हरीश रावत जी की पूरी आत्मा तो इधर आ गई, शरीर वहाँ पर है कांग्रेस में। कांग्रेस के अंदर कुछ रह भी नहीं गया। अब जो मजे हुए नेता है, जो अच्छे लीडर्स थे, उन्होंने बाकायदा कांग्रेस को अलविदा कह करके जो है भारतीय जनता पार्टी कुछ ने ज्वाइन किया, कुछ ने वैसे छोड़ दिया है। और अब मुझे माननीय हरीश रावत जी का भी ऐसा ही लग रहा है कि कुछ दिन बाद वो इधर ही आने के मूड में है और उनका हम स्वागत करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत वक्त वक्त पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हैं, लेकिन अब दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के बाद पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ करना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये भी कि क्या हरीश रावत को अपने पार्टी नेतृत्व और अपने पार्टी पर भरोसा नहीं रहा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के किच्छा इलाके में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। यहां के शंकर फार्म की कच्ची बस्ती बने घरों में एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी बिजली के मीटर बदलने पहुंच गए और इसकी खबर जैसे ही स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री तिलराज बेहड़ को लगी, वो मौके पर पहुंच गए। बेहड़ इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पहली प्रीपेड मीटर की पेटी से मीटर निकाले, फिर एक एक करके मीटर बॉक्स से निकालकर सड़क पर पटकना शुरू कर दिए। यही नहीं, तिलकराज बेहड़ का मन जब इससे भी नहीं भरा तो उन्होंने हाथ में ईंट उठा ली और वो ईंट से मीटर तोड़ने लगे। बेहड़ का आरोप है कि राज्य सरकार जनता के साथ साजिश कर रही है। प्रीपेड मीटर लगाकर बिजली महंगी करने की साजिश हो रही है।
बेहर ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे, भले ही सरकार उन्हें जेल भेज दे। किच्छा में जहां मीटर लगेगा वही मैं तोड़ूंगा, एक नहीं चाहे 50 मुकदमे मेरे खिलाफ लग जाए, जेल चला जाऊंगा और मीटर किच्छा विधानसभा में नहीं लगने दूंगा। मैंने प्रण लिया है, आज फिर दोहरा रहा हूं, किच्छा विधानसभा में मीटर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हल्द्वानी से खबर, जहां पर एक नए नवेले मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम धामी ने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने यानी कि गजराज ने हल्द्वानी में व्यापार करने वाले हर रेहड़ी पटरी वाले का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है। हल्द्वानी में अब वही रेहड़ी पटरी पर व्यवसाय कर सकेगा जिसका रजिस्ट्रेशन पहचान पत्र के साथ ही नगर निगम में होगा। साथ ही दुकानदार को रेहड़ी पर अपने नाम की प्लेट भी लगानी होगी। नए मेयर को इस फैसले में पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्षदों का खुला समर्थन भी मिल रहा है। वो शहर की सुरक्षा और बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बेहद जरूरी बता रहे हैं। जो हल्द्वानी में हाट बाजार लगती हैं या जो ठेले लगते हैं या जो ठेलों पर काम करते हैं, उन सब से हमने कहा है कि वो निगम में जो निगम के अंतर्गत लगाते हैं वो सब अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना परिचय पत्र निगम को दें कि हम कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं, क्या हैं, उनका पूरा ब्यौरा निगम के पास होना चाहिए। ये एक सुझाव दिया है हमारे मेयर साहब ने और इसके ऊपर बहुत जल्दी अमल करा जाएगा। लेकिन जो हमारा सोचना है, जो और शहर के हिसाब से सोचना है, जो कानून व्यवस्था के हिसाब से सोचना है, ये बहुत अच्छा फैसला है कि इनका सत्यापन होना चाहिए, हर जगह सत्यापन होना चाहिए। नेशनल गेम्स की बात करते हैं। देखिए, देहरादून में नेशनल गेम्स के तहत आज 6 इवेंट होंगे, जिसमें जूडो, जिम्नास्टिक, एथलीट, नेटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन बॉल होंगे। ये इवेंट है जो आज खेले जाने हैं, जिसमें आप ये जान लीजिए कि लॉन टेनिस का आज फाइनल होना है, जिसमें उत्तराखंड के खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे और उन्हें गोल्ड की पूरी उम्मीद है। गोल्ड मेडल टैली की बात की जाए तो 17 गोल्ड के साथ इस समय उत्तराखंड मेडल टैली में 7वें स्थान पर है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के बनबसा में राष्ट्रीय खेलों के तहत चल रही रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता के समापन पर पहुंचे और इस मौके पर जहां पर सीएम ने राफ्टिंग प्रतियोगिता का आनंद लिया तो वहीं जीत दर्ज करने वाले प्रतिभागियों को भी मेडल दिए। सीएम धामी ने कहा कि उनकी कोशिश उत्तराखंड को ड्रग मुक्त करने की है। मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य के जो हमने राज्य में ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का संकल्प लिया है, ये जो खेल है, खेलों के स्ट्रक्चर हैं, हमारे नौजवान युवाओं को खेलने के लिए जो अच्छे स्टेडियम मिलने वाले हैं, अच्छे स्थान मिलने वाले हैं, अच्छी सुविधाएं मिलने वाली हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाले हैं। हल्द्वानी में 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम को राज्य की धामी सरकार यादगार बनाना चाहती है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने इसी कार्यक्रम से समापन से जुड़ी हुई एक बैठक सोमवार को हल्द्वानी में बुलाई है, जिसमें सारी तैयारियों की समीक्षा की गई है। माउंटेन बाइकिंग में उत्तराखंड की सुनीता श्रेष्ठ ने राज्य के लिए कांस्य पदक जीता है, जबकि महाराष्ट्र की परिणीता सुमंत को स्वर्ण और कर्नाटक की स्टार नजूरी को रजत पदक मिला है। पुरुष एमटीबी में खुशीराम को गोल्ड, खरिक सिंह तिकपू को रजत और कमलेश राणा को रजत पदक मिला। नेशनल गेम्स में एमटीबी को पहली बार जोड़ा गया है, जिसमें 19 राज्यों के 72 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स के बीच में हल्द्वानी में एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें आपको एक साथ 5-5 गेम देखने को मिलेंगे। अगर आप एक ही खिलाड़ी को पहले रनिंग और स्विमिंग और फिर निशाना साधते हुए या फिर फेसिंग यानी कि तलवारबाजी करते हुए देखना चाहते हैं तो आपको ये खेल जरूर देखना चाहिए।
कभी रनिंग, कभी स्विमिंग, कभी लेजर गन से निशाना और फिर तलवारबाजी, ये सब ओलंपिक खेलों में शामिल मॉडर्न पेंटाथलॉन गेम का हिस्सा है और इसकी झलक हल्द्वानी में चल रहे नेशनल गेम्स में देखने को मिल रही है। भले ही मॉडर्न पेंटाथलॉन नाम का ये खेल ज्यादा पॉपुलर ना हो, लेकिन इसी खेल की बदौलत उत्तराखंड का नेशनल गेम्स पदक तालिका में स्थान 6 नंबर पर पहुंच गया है, क्योंकि इस खेल में उत्तराखंड अभी तक 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 पदक हासिल कर चुका है। और ये जितने बच्चे उत्तराखंड के बच्चे आपको रिजल्ट दे रहे हैं, ये पिछले एक दिन का रिजल्ट नहीं है, पिछले 3-4 साल से लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आज इस मुकाम पे खड़े हुए हैं कि आपको ये मेडल दे पा रहे हैं। क्योंकि पिछले गोवा में हम मेडल से चूक गए थे, वो हमारे बच्चों का पहला नेशनल था, तो थोड़ा अनुभव की कमी और थोड़ा इक्विपमेंट की कमी, जो संसाधन बाद में हमने जुटाए। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट में सपोर्ट कर रही, तो हम थोड़ा और ऊपर चले गए हैं। दरअसल मॉडर्न पेंटाथलॉन, जिसमें तैराकी, तलवारबाजी, घुड़सवारी यानी कि जिसकी जगह अब शो जंपिंग ने ले ली है, तो लेजर गन शूटिंग और रनिंग भी शामिल है। ये एक बेहद मुश्किल खेल है, लेकिन नेशनल गेम्स में उत्तराखंड समेत दूसरे राज्यों से आए खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में अपना खूब जलवा बिखेर रहे हैं और बेहद उत्साहित भी हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम किया मॉडर्न पेंटाथलॉन। मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ स्विमिंग में, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था एंड इसको अभी आगे कंटिन्यू करना है और बेटर करना है। एंड एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा था और बेटर करना है। मॉडर्न पेंटाथलॉन की शुरुआत साल 1912 के ओलंपिक से हुई थी, जिसके नियमों में बीच बीच में बदलाव होते रहे, लेकिन ये किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा रहा। ऐसे में भारत में भी ये गेम तेजी से पॉपुलर हो रहा है और उत्तराखंड के काशीपुर में तो इसकी ट्रेनिंग एकेडमी भी स्थापित हो चुकी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बचपन में गांव के बच्चों के साथ दौड़ की शुरुआत करने वाली अंकिता ध्यानी ने उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम्स के एथलीट्स में एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। क्या है अंकिता ध्यानी की कहानी, रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धाविका अंकिता ध्यानी ने एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है। पौड़ी जिले के एक छोटे से गांव से आने वाली अंकिता ने नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इससे पहले अंकिता ने हांगकांग में आयोजित एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 10 किलोमीटर की दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया था। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने का सफर उनके लिए आसान नहीं था। ये मेरा अपना ग्राउंड है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने ग्राउंड में गोल्ड मेडल जीत रही हूँ, अपने उत्तराखंड के लिए गोल्ड मेडल जीत रही हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। कब से आपने कब से आप एथलीट? मेरे को लगभग 8-9 साल हो गए हैं स्पोर्ट्स करते करते। वैसे प्रिपरेशन मैंने प्रॉपर 2017 से की। अभी तो मेरा गोल यही है कि इस साल अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप है, तो उसका क्वालिफाई करूंगी। अंकिता के कोच लोकेश भी उनकी इस उपलब्धि से बेहद खुश है और मानते हैं कि अंकिता में बचपन से ही खास प्रतिभा थी। जब अंकिता ने शुरुआत की थी तो कई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अंकिता ने हार नहीं मानी। अंकिता फिलहाल रेलवे में जॉब करती हैं, लेकिन उत्तराखंड में अपने प्रदेश से खेलना उनके लिए अहम था। वहीं खेल विभाग भी अंकिता को हर प्रकार की सहायता देने की बात कर रहा है। 2015 के आसपास जब अंकिता ध्यानी का पहला मेडल आया, उसके बाद अंकिता ध्यानी STC साहिब भोपाल में जो एकेडमी थी फेडरेशन की और बहुत साई की, उसमें गई और वहां से फिर अंकिता ध्यानी जो है आसमान छूती चली गई। आज की डेट में बेंगलोर में प्रैक्टिस कर रही है अंकिता ध्यानी और मुझे उम्मीद है कि और अच्छा करेगी। अभी कहीं ज्यादा जो है मैं एथलीटों ने जो उत्तराखंड को खुशी दी है वो उसकी तो मतलब उसको शब्दों में बखान करना जो है बहुत छोटा हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि वाकई ये राज्य सरकार की दामी जी के निर्णयों पर जो ऐतिहासिक निर्णय, चाहे उनके कैंप लगाने के संदर्भ में हो, 3-3 महीने के कैंप ले, चाहे उनके लिए आउट ऑफ 10 जॉब देना हो, चाहे उनको 4% रिजर्वेशन देना हो, चाहे उनको 12 लाख रुपए जो है नगद इनाम धनराशि देना हो, ये निर्णय उनके लिए बड़े ही प्रोत्साहन के रूप में सिद्ध हुए। अंकिता ने नेशनल गेम्स में एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल उत्तराखंड के नाम किया है, जिसके बाद अंकिता की इस सफलता से पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, देखिए जिसके तहत लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हैं, लेकिन लिव इन में रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे लड़के या लड़की इनमें कोई एक एससी या फिर अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखता है, तो ऐसे जोड़े का लिव इन में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी उनके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, मतलब ये कि लड़का या लड़की में से कोई भी एसटी कैटेगरी से आता है तो दोनों उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मामला पेचीदा है, तो आइए इसलिए एक्सपर्ट्स से समझते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की मेंबर प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 342 के मुताबिक अनुसूचित जनजाति को इस कानून से बाहर रखा गया है, इसलिए अनुसूचित जनजाति से आने वालों पर यह कानून लागू नहीं है। एसटी, क्योंकि हमने इसमें आर्टिकल 342 जो संविधान का है उसके तहत एससी कम्युनिटी एग्जेम्प्टेड है यूसीसी से, तो एक बार वो यूसीसी से एग्जेम्प्टेड है तो यूसीसी के जितने भी प्रावधान, चाहे वो शादी का है या तलाक का है या लिव इन का है, वो कम्युनिटी उससे एग्जेम्प्टेड है।